गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 66 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है 2022 के लिए। एग्ज़ाम डेट इसकी आ चुकी है 12 जून 2022 को होगी प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों पर। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक यानी 66 तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है किससे? वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं क्योटो प्रोटोकॉल पर। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, आसान भाषा में। नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो ब्राजील या जापान के क्योटो में? जापान के क्योटो में। तो वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी है। नंबर 3 पर आ जाइए। मैच करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल के सामने बायो सेफ्टी लिखा है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से। देखिए, अभी तो ऊपर देखा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में अंगीकृत किया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। नंबर 4 पर आ जाइए। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? इसको देखकर लगता है कि सी करता होगा, लेकिन नहीं, विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक। तो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन करता है वर्ल्ड बैंक और यह कोष स्थानीय क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। नंबर 5 है, समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। वो नेचुरल प्रोसेस में विनियमित कौन करता है उसको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। ये प्रश्न भी इस लाइन से पूछा हुआ, याद रखिएगा। नंबर 6 पर आ जाइए। ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? यानी निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछने का तरीका यह है। तो मीथेन यानी CH4 एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, CO नहीं है। ठीक है, वायु प्रदूषण है ये। तो ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन हाँ ये ऑटोमोबाइल से निकलती है। ठीक है, और ये विषाक्त प्रदूषण करती है और मनुष्य में शरीर के हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और एक विषाक्त पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन भी आपको मिलेंगे, सदापर्णी वन भी मिलेंगे और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलेगा? कहाँ मिल सकता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव फॉरेस्ट, सदापर्णी वन का मतलब है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, या इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और पर्णपाती वन यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का संयोजन मिलता है। नंबर 8 है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है अमेजन वर्षा वन। तो अमेजन वर्षा वन अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। यह चौड़ी पत्ती वाले नमीयुक्त वन है जो साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं और इन्हें ही पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। नंबर 9 पर आ जाइए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम बाघ की सुरक्षा के लिए 1973 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया, जबकि लागू होने की तिथि है इसकी 25 अक्टूबर 1980, यानी ओवरऑल याद रखना है आपको 1980 और 25 अक्टूबर याद रख लीजिएगा तो और अच्छा है। 10वां प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट और ग्रे चिंड मिनीबेट और हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट है क्या? ये पक्षी हैं, प्राइमेट है, सरीसृप हैं या उभयचर एम्फीबियन हैं? ये हैं पक्षी। तो सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीबेट और हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट पक्षी हैं। ये प्रश्न रिपीटेड है यूपीपीएससी का, ठीक है, पहले पूछा हुआ है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य, उसका नाम है पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, निम्नलिखित में से किस राज्य में है ये? पाखुई है नॉर्थ ईस्ट में, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में है ये, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। तो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति नहीं है? जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व महत्वपूर्ण रणनीति है, जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, पहला ही है बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। 13वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है क्या कहलाता है? क्या कहेंगे इसको? ब्लैक कार्बन या ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन या ब्राउन कार्बन? उसको कहेंगे हम ग्रीन कार्बन। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है उसको बोलते हैं ग्रीन कार्बन। नंबर 14 पर आ जाइए, भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी कब? ये हुई थी वर्ष 2008 में। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई थी। नंबर 15 पर आ जाइए, वैज्ञानिकों की टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? कौन सी टीम थी वो थी ब्रिटिश टीम। तो वैज्ञानिकों की ब्रिटिश टीम ने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का पता लगाया था। नंबर 16 पर आ जाइए, भारत की सबसे बड़ी मछली निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, न केवल भारत न केवल एशिया बल्कि दुनिया यानी विश्व की सबसे बड़ी मछली है ये व्हेल शार्क। तो व्हेल शार्क भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। यह 50 फीट लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तट पर प्रवास करती है, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई महीने के दौरान बड़ी संख्या में भारत के गुजरात तट पर आती है। नंबर 17 पर आ जाइए, यह है खराई कैमल। खराई ऊंट भारत में पाई जाने वाली ऊंट की एक नस्ल, इसके बारे में बताना है कि अनूठा क्या है। यह समुद्र जल से 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। और यह प्रश्न सेम बिल्कुल ऐसे ही
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ है 19 में या 18 में। देखिए, यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। खराई कमल सही है। मैंग्रोव की चराई पर जीता है, बिल्कुल। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता, गलत है। यह जंगली होता है लेकिन पालतू बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पालतू बना गया तो जंगली कहाँ से हो गया? तो करेक्ट है दोनों के तीनों तो नहीं हो सकते। थर्ड वाले को एलिमिनेट करिए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट पहले दूसरे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो खराई ऊंट जो है वो कच्छ में पाए जाते हैं, गुजरात के रण कच्छ में, और यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होते हैं। यह मैंग्रोव की चराई पर निर्भर होते हैं और इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसीलिए यूपीएससी ने किया था ये प्रश्न। इन्हें पालतू बनाया जा सकता है। मालधारी समुदाय है एक, ठीक है, उनकी आजीविका का स्रोत है ये खराई ऊँट। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये सब पता होना चाहिए आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था और इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना हुई थी 1767, बहुत पुराना है तो, और इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, सुंदरलाल बहुगुणा। तो 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध एक संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया और उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा जो है इस आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। तो 20 प्रश्न थे पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित, एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।